हड़प्पा सभ्यता संक्षिप्त विवरण। हड़प्पा सभ्यता विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। इसे सिंधु सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व मानी जाती है। हड़प्पा सभ्यता के प्रथम स्थल हड़प्पा की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 में की। सिंधु सभ्यता पश्चिम में पाकिस्तान के बलूचिस्तान के सुतका गेंडोर से पूरब में भारत के मेरठ के आलमगीरपुर तक तथा उत्तर में जम्मू कश्मीर के मांडा से लेकर दक्षिण में महाराष्ट्र के अहमदनगर में दैमाबाद नामक स्थान तक फैली हुई थी। सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। इससे प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, धौलावीरा, चहुंदड़ो, लोथल, कालीबंगा एवं बनवाली को ही बड़े नगरों की संज्ञा दी जाती है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए। यहीं पर सैंधव काल का प्रसिद्ध बंदरगाह लोथल स्थित था। मोहनजोदड़ो से प्राप्त वृहद स्नानागार सिंधु सभ्यता की एक प्रमुख स्मारक है, जबकि यहीं से प्राप्त अन्नागार संभवतः सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। सिंधु सभ्यता के लोथल एवं कालीबंगा से अग्निकुंड, मोहनजोदड़ो से नर्तकी की कांस्य की मूर्ति तथा लोथल एवं चहुंदड़ों से मन के बनाने के कारखाने प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुहर पर 3 मुख वाले देवता अर्थात पशुपतिनाथ को बैठा हुआ दिखाया गया है। इनके चारों ओर हाथी, गैंडा, भैंसा और चीता विराजमान हैं। कृषि के लिए जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग के साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। सिंधु सभ्यता की लिपि भावचित्रात्मक थी। ये दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी, लेकिन जब अभिलेख एक से अधिक पंक्तियों का होता था तो पहली पंक्ति दाईं से बाईं ओर और दूसरी बाईं से दाईं ओर लिखी जाती थी। सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई, जिसके अंतर्गत घरों के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर न खुलकर गलियों की ओर खुलते थे। केवल लोथल नगर के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। सैंधववासी मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे और मुख्य फसल के रूप में गेहूं और जौ को उगाते थे। सिंधु सभ्यता में लोथल एवं रंगपुर से चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा एवं लोथल से घोड़े के अस्थिपंजर प्राप्त हुए हैं, लेकिन विद्वान सिंधु सभ्यता में घोड़े के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते। हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है। सैंधव सभ्यता के लोग यातायात के लिए बैलगाड़ी का प्रयोग करते थे। अधिकांश विद्वानों का मानना है कि मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेलुहा शब्द संभवतः सिंधु सभ्यता के लिए ही प्रयोग किया जाता था। सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा किया करते थे। इस सभ्यता में वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा के प्रचलन के साक्ष्य भी मिलते हैं। इस काल के नगरों से किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। इस सभ्यता में मातृदेवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी, जबकि पशुओं में कुबड़ वाला बैल विशेषता पूजनीय था। सैंधव समाज मातृसत्तात्मक था। इस काल के लोग वस्त्रों के रूप में सूती वस्त्रों का प्रयोग करते थे, जबकि मनोरंजन के लिए मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाना, चौपड़ और पासा खेलना आदि साधनों का प्रयोग करते थे। मृतक संस्कार के अंतर्गत हड़प्पा में शवों को जलाने तथा गाड़ने दोनों प्रथाएं प्रचलित थीं। साक्ष्यों के आधार पर कह सकते हैं कि हड़प्पा में शवों को दफनाने एवं मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा विद्यमान थी। लोथल एवं कालीबंगा से युग्म समाधियां प्राप्त हुई हैं, जिससे सती प्रथा का अनुमान लगाया जाता है। पिग्गट
महोदय ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। वर्तमान में सैंधव सभ्यता के विनाश का संभवतः सबसे प्रभावी कारण पारिस्थितिकी असंतुलन या जलवायु परिवर्तन माना जाता है। इसके अतिरिक्त बाढ़ तथा बाह्य आक्रमण आदि सहायक कारणों में माने जाते हैं। ताम्र पाषाण काल। भारत में ताम्र पाषाण काल की अवस्था को 3 भागों में बांटा जाता है। नंबर 1, हड़प्पा पूर्व की ताम्र पाषाणिक संस्कृति 3500 से 2350 ईसा पूर्व। नंबर 2, हड़प्पा सभ्यता 2350 से 1750 ईसा पूर्व। नंबर 3, हड़प्पा बाद की ताम्र पाषाणिक संस्कृति 2000 से 700 ईसा पूर्व। नंबर 1, हड़प्पा पूर्व की ताम्र पाषाणिक संस्कृति 3500 से 2350 ईसा पूर्व। हड़प्पा सभ्यता के पहले आज के पाकिस्तान, अफगानिस्तान एवं भारत के कई हिस्सों में ग्रामीण संस्कृति के लोग रहते थे, जिन्हें हड़प्पा पूर्व संस्कृति के रूप में माना जाता है। उत्खनन के परिणाम स्वरूप कई स्थल प्रकाश में आए हैं, जिनमें नंबर 1, पाकिस्तान में मेहरगढ़, राणा घुंडई, किले गुल मोहम्मद, कोटी दीजी, आमरी, कुल्ली, नाल तथा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में हड़प्पा, जलीलपुर एवं सरायखोला आदि। नंबर 2, अफगानिस्तान में मुंडीगाक एवं देह मोरांसी घुंडई प्रमुख स्थल हैं। नंबर 3, भारत में हरियाणा में राखीगढ़ी एवं बनावली तथा राजस्थान में कालीबंगा प्रमुख स्थल हैं। उपरोक्त ताम्र पाषाणिक लोग ग्रामीण समुदाय के रूप में जीवन व्यतीत करते थे। इनके ज्यादातर आवास घास फूस के बने हुए थे। कहीं कहीं इन्होंने कच्ची ईंटों का भी प्रयोग किया था। इस चरण में इनके द्वारा तांबा, पीतल, चांदी आदि का प्रयोग किया गया है। ये हड़प्पा वासियों जैसा ही मृद भांड बनाते थे। इस चरण में कहीं कहीं किलेबंदी, अन्नागार तथा दूरस्थ व्यापार आदि के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। उपरोक्त में से कई ग्रामीण संस्कृतियां जैसे हड़प्पा, बनावली, कालीबंगा आदि बाद में शहर में तब्दील हो गईं। नंबर 2, हड़प्पा सभ्यता। प्रागैतिहासिक काल के बाद भारतीय उपमहाद्वीप में लिपि का विकास के साक्ष्य तो प्राप्त होते हैं, किंतु इन लिखित साक्ष्यों को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका। इस कालावधि को आद्य ऐतिहासिक काल की संज्ञा दी जाती है। दूसरे शब्दों में कहें तो आद्य इतिहास शब्द का प्रयोग उन धातुकालीन सभ्यताओं के लिए किया जाता है जिनके विकास के संदर्भ में लिखित साक्ष्यों से कोई प्रकाश नहीं पड़ता। अतः इसे भी प्राक इतिहास की तरह केवल पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर ही जाना जा सकता है। हड़प्पा सभ्यता तथा वैदिक कालीन सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल के तहत आती हैं। हड़प्पा तथा वैदिक सभ्यता को सूचित करने के लिए प्रागैतिहास के स्थान पर आद्य इतिहास शब्द का प्रयोग किया जाता है। इस अध्याय का विस्तृत अध्ययन आगे के अध्यायों में करेंगे। नंबर 3, हड़प्पा बाद की ताम्र पाषाणिक संस्कृति 2000 से 700 ईसा पूर्व। ये क्षेत्र सिंधु के बाहर के क्षेत्र थे। सिंधु सभ्यता के भौगोलिक क्षेत्र के बाहर आज के आहार, राजस्थान, मालवा, मध्य प्रदेश तथा जोरवे, महाराष्ट्र क्षेत्र में कई ताम्र पाषाणिक बस्तियां प्राप्त हुई हैं जो हड़प्पा बाद की हैं। ये निम्न हैं। नंबर 1, आहार संस्कृति। नंबर 2, मालवा संस्कृति। नंबर 3, जोरवे संस्कृति। इन सभी ताम्र पाषाणिक संस्कृति के लोग ग्रामीण थे। इनके आवास कच्ची संरचनाओं, घास फूस के द्वारा बने थे। अपवाद स्वरूप इनाम गांव तथा दैमाबाद वालों ने कहीं कहीं पक्की संरचनाएं बनाने का प्रयास किया है। इन दोनों की बस्तियां अर्ध शहर जैसी प्रतीत होती हैं। इनका विस्तृत अध्ययन प्रागैतिहासिक काल के चैप्टर में कराया गया है। हड़प्पा सभ्यता।
हड़प्पा सभ्यता आज के अफगानिस्तान, पाकिस्तान तथा भारत के बृहद क्षेत्र में फैली सभ्यता थी। हड़प्पा के समकालीन ही विश्व में अन्य सभ्यताएं भी थीं, जो निम्न हैं। नंबर 1, मेसोपोटामिया की सभ्यता। यह सभ्यता वर्तमान इराक के दजला तथा फरात नदियों के तट पर विकसित थी। नंबर 2, नील नदी की सभ्यता। यह सभ्यता वर्तमान अफ्रीका के नील नदी के तट पर विकसित थी। नंबर 3, ह्वांग-हो सभ्यता। यह सभ्यता वर्तमान चीन के ह्वांग-हो अर्थात पीली नदी के तट पर विकसित थी। इन तीनों सभ्यताओं में हड़प्पाइयों का मेसोपोटामिया, इराक वालों से बेहतर वाणिज्यिक तथा व्यापारिक संबंध थे। हड़प्पा सभ्यता की खोज के पहले हमारी संस्कृति की शुरुआत वैदिक युग से मानी जाती थी, लेकिन 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी द्वारा सिंधु सभ्यता की खोज ने इस बात को झुठला दिया और हमारी सभ्यता और संस्कृति को 1000 वर्ष और अधिक प्राचीन होने का प्रमाण दिया। इसी क्रम में कुछ समय पहले के शोधों के आधार पर इस सभ्यता का काल और पहले लगभग 3500 ईसा पूर्व माना जाने लगा। हड़प्पा सभ्यता का विस्तृत अध्ययन हम निम्न शीर्षकों के अनुसार करेंगे। ए, हड़प्पा की खोज का इतिहास। बी, नामकरण। सी, काल निर्धारण। डी, हड़प्पा सभ्यता के निर्माता। ई, उद्भव। एफ, हड़प्पा सभ्यता का विस्तार एवं सीमा। जी, शहरी प्रकृति। एच, प्रमुख नगर। आई, हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं। जे, पतन सिद्धांत। ए, हड़प्पा की खोज का इतिहास। सर्वप्रथम 1826 में चार्ल्स मैनसन ने हड़प्पा के टीले के महत्व पर ब्रिटिश सरकार का ध्यान खींचा था। भारतीय पुरातत्व विभाग की नींव वायसराय लॉर्ड कर्जन के काल में पड़ी। 1853 से 1873 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने हड़प्पाई क्षेत्रों का व्यापक सर्वेक्षण कराया, लेकिन कनिंघम महोदय हड़प्पा के महत्व को नहीं समझ सके। अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व विभाग का जन्मदाता माना जाता है। भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक जॉन मार्शल ने 1921 में हड़प्पा सभ्यता का नियमित उत्खनन कार्य प्रारंभ कराया। सर्वप्रथम 1921 में दयाराम साहनी द्वारा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मांटगोमरी, आधुनिक शाहीवाल जिले में रावी नदी के बाएं तट पर हड़प्पा टीले का उत्खनन किया। इसके मात्र 1 साल बाद अर्थात 1922 में राखलदास बनर्जी ने पाकिस्तान के लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाहिने तट पर मोहनजोदड़ो की खोज की। सिंधु सभ्यता का मोहनजोदड़ो नामक स्थान क्षेत्रफल एवं जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा स्थल है, जबकि हड़प्पा इस सभ्यता का क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा स्थल है। हाल ही में गुजरात के पश्चिमी भुज जिले में खारी नदी के किनारे खीरसारा नामक स्थान को भी हड़प्पा सभ्यता में जोड़ा गया है। इसका उत्खनन महाराज सायाजीराव विश्वविद्यालय बड़ोदरा एवं एएसडी के संयुक्त तत्वाधान में किया गया है। यहाँ की खुदाई से ज्ञात हुआ है कि यह स्थल हड़प्पा के शहरी चरण का प्रतिनिधित्व करता है। मुख्य रूप से यह एक विनिर्माण केंद्र था। खुदाई से यहाँ बहुत सारे मृदभांड, विशेषता जार प्रकृति के तथा पत्थर, तांबे एवं गोल्ड के मनके प्राप्त हुए हैं। खीरसारा बस्ती की एक मुख्य विशेषता इसकी किलाबंदी है, जो अन्य हड़प्पाई बस्तियों से एडवांस है। यहाँ प्रत्येक घर के बगल में किलेबंदी की गई है तथा एक दूसरे से अलग किया गया है, अर्थात यहाँ किलेबंदी के अंदर किलेबंदी की संकल्पना है। बी, नामकरण। इस सभ्यता के नामकरण के अंतर्गत निम्न प्रकार के नामों का उल्लेख मिलता है। नंबर 1, सिंधु सभ्यता। नंबर 2, हड़प्पा सभ्यता। नंबर 3, सिंधु सरस्वती सभ्यता। नंबर 4,
कांस्य युगीन सभ्यता। नंबर 5, प्रथम नगरीय क्रांति। नंबर 1, सिंधु सभ्यता। शुरू में 1921 में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में हड़प्पा स्थल का पता चला और अगले ही साल पाकिस्तान के सिंधु क्षेत्र में मोहनजोदड़ो नामक स्थल का पता चला। तब ये सोचा गया कि यह सभ्यता मुख्य रूप से सिंधु घाटी तक सीमित है, अतः इस सभ्यता का संकेत देने के लिए सिंधु सभ्यता कहा गया। लेकिन बाद में अन्य स्थलों की खोज दूसरे क्षेत्रों से होने के कारण यह नाम उपयुक्त नहीं माना गया। नंबर 2, हड़प्पा सभ्यता। इस सभ्यता के अंतर्गत खोजे गए स्थलों में हड़प्पा नामक स्थल सबसे पहले खोजा गया था, जिस कारण से इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर यह उल्लेखनीय है कि पुरातात्विक साहित्य में साधारणतः किसी अज्ञात संस्कृति का नामकरण उस स्थल के नाम पर कर दिया जाता है जहां पहले उसे पहचाना जाता है। नंबर 3, सिंधु सरस्वती सभ्यता। भारत की आजादी के पहले के समय तक इस सभ्यता से संबंधित केवल 40 बस्तियों का ही पता चल पाया था, लेकिन वर्तमान समय में लगभग 1400 बस्तियों की जानकारी प्राप्त हो चुकी है, जिसमें केवल 40 बस्तियां ही सिंधु और उसकी सहायक नदियों के क्षेत्रों में पाई गई हैं, जबकि 1100 बस्तियां लगभग 80% सिंधु तथा गंगा के बीच के मैदानों में स्थित हैं। जिस स्थान पर कभी सरस्वती नदी बहती थी, लेकिन वर्तमान में सरस्वती नदी विलुप्त हो गई है। इसी कारण विद्वानों की ये मान्यता है कि हड़प्पा सभ्यता का मुख्य क्षेत्र सिंधु नदी घाटी नहीं, बल्कि सरस्वती तथा उसकी सहायक नदियों का क्षेत्र था। इसलिए हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। नंबर 4, कांस्य युगीन सभ्यता। इस सभ्यता में पहली बार तांबे में टिन मिलाकर कांसा तैयार किया गया, जिससे इस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता कहा गया। नंबर 5, प्रथम नगरीय क्रांति। इस सभ्यता में पहली बार नगरों का उदय होने के कारण इसे प्रथम नगरीय सभ्यता भी कहा जाता है। सी, काल निर्धारण। सिंधु सभ्यता का काल निर्धारण विवाद का प्रश्न है। फिर भी सिंधु सभ्यता का काल निर्धारण प्रमुख रूप से मेसोपोटामिया में उर तथा किश स्थलों पर प्राप्त हड़प्पाई मुद्राओं के आधार पर किया गया, जिसके अंतर्गत विद्वानों ने इस सभ्यता के निम्नवत काल बताए। नंबर 1, रेडियो कार्बन विधि। 3500 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व कार्बन डेटिंग पद्धति। नंबर 2, सर मार्टिमर व्हीलर। 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व। नंबर 3, डीपी अग्रवाल। 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। नंबर 4, जॉन मार्शल। 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व। नंबर 5, अर्नेस्ट मैके। 2800 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व। नंबर 6, माधव स्वरूप वत्स। 3500 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व। नंबर 7, डेल्स। 2900 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व। नंबर 8, रेडियो कार्बन तिथि। 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। नंबर 1, 3500 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व। ये रेडियो कार्बन विधि पर आधारित कालक्रम है, जिसके अंतर्गत 3 चरण आते हैं, जिनमें पहला पूर्व हड़प्पाई चरण, दूसरा परिपक्व हड़प्पाई चरण तथा तीसरा उत्तर हड़प्पाई चरण है। लगभग 1900 ईसा पूर्व के बाद हड़प्पा सभ्यता की एक रूपता कमजोर हो गई। नंबर 2, 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व। इस काल का निर्धारण सर मार्टिमर व्हीलर द्वारा किया गया। इस काल का आधार मेसोपोटामिया के शासक सारगोन 2350 ईसा पूर्व का काल है, जिसके समय
सिंधु सभ्यता का व्यापार चरम अवस्था में था। इस प्रकार इसकी निम्न सीमा 2500 ईसा पूर्व निर्धारित की गई है तथा 1500 ईसा पूर्व से ऋग्वेद का काल प्रारंभ होता है, अतः यह इसकी उच्च सीमा है। नंबर 3, 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व श्री डीपी अग्रवाल द्वारा यह कालक्रम निर्धारित किया गया, जिनके अनुसार 1750 ईसा पूर्व से इस सभ्यता का पतन प्रारंभ हो गया तथा 1500 ईसा पूर्व तक इसका विनाश हो गया। नंबर 4, 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व सिंधु सभ्यता का यह काल सर जॉन मार्शल द्वारा बताया गया। मार्शल महोदय ने मोहनजोदड़ो का व्यापक उत्खनन करवाया था। नंबर 5, 2800 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व मैके ने इस काल को निर्धारित किया, जिन्होंने मोहनजोदड़ो का उत्खनन कार्य करवाया। नंबर 6, 3500 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व यह कालक्रम MS वत्स द्वारा निर्धारित किया गया। इन्होंने सिंधु सभ्यता का उत्खनन कार्य कराया था। नंबर 7, 2900 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व इस काल का निर्धारण डेल्स ने किया। इन्होंने कोटिदीजी, आमरी, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल और रोजदी सहित दक्षिण एशिया के अनेक समकालीन स्थलों का तुलनात्मक अध्ययन करके यह निष्कर्ष निकाला। नंबर 8, 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व हड़प्पा सभ्यता की ये रेडियो कार्बन तिथि है, जो कि वैज्ञानिक तिथि है। यही तिथि सर्वाधिक सर्वमान्य है। डी, हड़प्पा सभ्यता के निर्माता। सभ्यता के पुरास्थलों से निम्नवत प्रजातियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इन्हें सिंधु सभ्यता का निर्माता माना जाता है। नंबर 1, आद्य ऑस्ट्रेलियाई। नंबर 2, भूमध्य सागरीय। नंबर 3, मंगोलायड। नंबर 4, अल्पाइन। नंबर 1, आद्य ऑस्ट्रेलियाई। यह सिंधु क्षेत्र में आने वाली प्रथम प्रजाति थी, जो कि मध्य भारत में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के रूप में आज भी विद्यमान है। नंबर 2, भूमध्य सागरीय। इस प्रजाति को सिंधु सभ्यता का निर्माता माना जाता है, जो कि वर्तमान में दक्षिण भारत में पाई जाती है। नंबर 3, मंगोलायड। यह उप हिमालयीय प्रदेशों में पाई जाने वाली प्रजाति है, जिनमें सिक्किम, असोम, भारत, म्यांमार का सीमांत क्षेत्र प्रमुख है। इस प्रजाति के कुछ लोग पश्चिमी हिमालय क्षेत्र के कुछ भागों में भी पाए जाते हैं। नंबर 4, अल्पाइन। यह प्रजाति प्रमुखतः सिंधु प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक एवं तमिलनाडु प्रदेश में पाई जाती है। यहाँ पर यह उल्लेखनीय है कि इस सभ्यता में नीग्रो प्रजाति के लोग नहीं रहते थे। ई, उद्भव। सिंधु सभ्यता के अवशेष जहां कहीं भी मिले हैं, अत्यंत विकसित अवस्था में मिले हैं, जिसके कारण इसके प्रारंभ और अंत का पता नहीं चल पाया। इस सभ्यता के उद्भव के संबंध में इतिहासकारों के सामान्यतः 2 प्रकार के प्रचलित मत हैं। नंबर 1, विदेशी उद्भव का मत। नंबर 2, आर्यों से उद्भव। नंबर 3, द्रविड़ों से उद्भव। नंबर 4, स्वदेशी उद्भव का मत। नंबर 1, विदेशी उद्भव का मत। इस मत को मानने वाले इतिहासकारों के अंतर्गत जॉन मार्शल, मॉर्टिमर व्हीलर, क्रेमर, गॉर्डन चाइल्ड एवं D.D. कौशाम्बी आते हैं, जिन्होंने सिंधु सभ्यता का उद्भव मेसोपोटामिया की सुमेरियन सभ्यता से माना है। इनका कहना था कि मेसोपोटामिया की सभ्यता हड़प्पा से प्राचीन है, अतः मेसोपोटामिया वासियों ने सिंधु क्षेत्र में प्रवसन किया और हड़प्पा सभ्यता को जन्म दिया। इतिहासकार क्रेमर ने माना कि 2400 ईसा पूर्व में सुमेरियाई लोग भारत आए और यहाँ की परिस्थितियों के अनुरूप अपनी संस्कृति में परिवर्तन करके सिंधु सभ्यता का विकास किया। H.D. सांकलिया ने बलूचिस्तान से प्राप्त चबूतरों में तथा मेसोपोटामिया से प्राप्त जिगुरत में समानता बताई और इन्हें
एक ही राजतंत्र से प्रेरित बताया, लेकिन यदि मेसोपोटामिया और सिंधु सभ्यता की बारीकी से तुलना की जाए तो पर्याप्त अंतर दिखाई पड़ता है, जिनमें सैंधव नगर का जाल की तरह बुना होना तथा मकानों में पक्की ईंटों का प्रयोग होना प्रमुख है। यहाँ जल निकासी प्रणाली अत्यंत उन्नत अवस्था में थी एवं लिपि भावचित्रात्मक थी। इसके विपरीत मेसोपोटामियन नगर अव्यवस्थित थे, जिनमें ज्यादातर कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया था एवं लिपि कीलाक्षर थी। अतः ये कहा जा सकता है कि सैंधव सभ्यता के उद्भव में मेसोपोटामिया के लोगों का कोई योगदान नहीं है। वर्तमान में इस मत को अस्वीकार कर दिया गया है। नंबर 2, आर्यों से उद्भव का मत। लक्ष्मण स्वरूप सहाय तथा रामचंद्रन जैसे विद्वान आर्यों को हड़प्पा सभ्यता का जनक मानते हैं, लेकिन इस मत को नहीं माना जा सकता क्योंकि आर्य ग्रामीण लोग थे जबकि हड़प्पाई लोग शहरी थे। नंबर 3, द्रविड़ों से उद्भव का मत। राखलदास बनर्जी जैसे विद्वान द्रविड़ों को हड़प्पा सभ्यता का जनक मानते हैं, लेकिन इस मत को भी मानने में कठिनाई है क्योंकि द्रविड़ लोग भी ग्रामीण समुदाय के लोग थे जबकि हड़प्पाई शहरी थे। नंबर 4, स्वदेशी उद्भव का मत। इस मत को मानने वालों में रोमिला थापर, फेयर सर्विस, अमलानंद घोष, आलचिन दंपत्ति, एस.आर. राव एवं डी.पी. अग्रवाल प्रमुख हैं, जिन्होंने सिंधु सभ्यता का उद्भव ईरानी, बलूच, सिंधु तथा भारत की स्थानीय संस्कृतियों से माना है। इन विद्वानों में फेयर सर्विस ने बलूचिस्तान की नाल, कुल्ली, राना गुंडई तथा सिंध की आमरी तथा कोटिदीजी से इस सभ्यता का उदय माना है, जबकि प्रसिद्ध इतिहासकार अमलानंद घोष ने राजस्थान के बीकानेर स्थित सोथी संस्कृति से इस सभ्यता का उदय माना है। इतिहासकार आलचिन और डी.पी. अग्रवाल ने सोथी संस्कृति को अलग संस्कृति नहीं माना, बल्कि इसे हड़प्पा सभ्यता का ही प्रारंभिक रूप बताया। वर्तमान में इसे सर्वाधिक मान्यता प्राप्त है क्योंकि इसके विद्वानों ने वैज्ञानिक आधार पर गांवों से शहर में तब्दील होने वाले पुरातात्विक स्तर विन्यास को दिखाया है तथा प्रामाणिकता के साथ गांवों को अर्धशहर तथा अर्धशहर से शहर में तब्दील होते दिखाया है। विस्तार। हड़प्पा सभ्यता का उदय एवं विकास ताम्र पाषाणिक पृष्ठभूमि में भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर भाग में हुआ। इसका केंद्र स्थल पंजाब और सिंधु में, मुख्यतः सिंधु घाटी में पड़ता है, जहां से इसका विस्तार दक्षिण और पूरब की ओर हुआ। वर्तमान में 3 देशों अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत में इसका विस्तार मिलता है, जिनमें अफगानिस्तान के 2 स्थल विशेषता उल्लेखनीय हैं। ये हैं मुंडीगाक और शुर्तुगुई। इसी प्रकार पाकिस्तान के प्रमुख 3 क्षेत्रों दक्षिणी बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब प्रांत में सिंधु सभ्यता के प्रमाण मिले हैं। इनमें दक्षिणी बलूचिस्तान के अंतर्गत आने वाले प्रमुख स्थल सुतकांगेडोर, सोतकाकोह, डाबरकोट और बालाकोट हैं। इसी प्रकार सिंध प्रांत के अंतर्गत मोहनजोदड़ो, चनहूदड़ो, आमरी, कोटिदीजी और अली मुराद नामक प्रमुख स्थल आते हैं। पंजाब प्रांत का सबसे महत्वपूर्ण स्थल हड़प्पा है। भारत के अंतर्गत आने वाले स्थानों में जम्मू प्रांत में मांडा, पंजाब में रोपड़, हरियाणा में बनवाली, मिताथल, सिसवल, राखीगढ़ी आदि हैं। इसके अतिरिक्त राजस्थान के गंगानगर जिले में स्थित कालीबंगा तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में हिंडन नदी के तट पर स्थित आलमगीरपुर प्रमुख हैं। गुजरात के सैंधव क्षेत्रों को 2 भागों कच्छ की खाड़ी और खंभात की खाड़ी में बांटा गया है। इनमें कच्छ की खाड़ी के अंतर्गत 3 प्रमुख स्थल देशलपुर, सुरकोटदा तथा धौलावीरा आते हैं। इसी क्रम में खंभात की खाड़ी के अंतर्गत लोथल, रंगपुर, रोजदी, प्रभास पाटन, नागेश्वर,
भगत राव आदि आते हैं। हड़प्पा संस्कृति के स्थलों में सबसे उत्तरी स्थल जम्मू में चिनाब नदी के तट पर अखनूर के निकट मांडा है, जबकि सबसे दक्षिणी स्थल मांडा से 1400 किलोमीटर दूर गोदावरी तट अहमदनगर महाराष्ट्र पर दैमाबाद है। इसी प्रकार इसका पश्चिमी स्थल पाकिस्तान के बलूचिस्तान में दाश्क नदी के किनारे स्थित सुतकांगेडोर है तथा यहाँ से 1600 किलोमीटर दूर सबसे पूर्वी स्थल मेरठ में हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर है। यहाँ पर यह उल्लेखनीय है कि हड़प्पा संस्कृति में 1300 किलोमीटर समुद्र तट था। F. शहरी प्रकृति। हड़प्पा सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी, क्योंकि एक शहर होने की सभी शर्तों को यह पूरा करती है। उत्खनन से बड़े बड़े भवन, निश्चित जनसंख्या, व्यापार, वाणिज्य, लिपि आदि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं तथा शहर चलाने के लिए शासकीय तंत्र पर प्रकाश पड़ता है। इसकी शहरी विशेषताओं को निम्न बिंदुओं के तहत देखा जा सकता है। नंबर 1. नगर नियोजन। हड़प्पा सभ्यता में नगर जाल की तरह व्यवस्थित होते थे, जिसके अंतर्गत सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं। सड़कें कच्ची थीं। समकालीन विश्व की किसी भी सभ्यता में इतना सुंदर सड़क नियोजन कहीं नहीं है। प्रत्येक नगर 2 भागों पश्चिमी तथा पूर्वी टीले में विभक्त थे, जिसमें पश्चिमी टीले अपेक्षाकृत ऊंचे किंतु छोटे होते थे, जिन पर किले अथवा दुर्ग स्थित थे। पूर्वी टीले पर नगर या आवास होने के साक्ष्य मिले। यह टीला अपेक्षाकृत बड़ा होता था। सामान्यतः पश्चिमी टीला पूर्वी टीले की अपेक्षा एक रक्षा प्राचीर से घिरा होता था। प्रत्येक नगर में सेक्टर या टीले ऊंची दीवार से घिरे हुए थे, जो अलग अलग दिशाओं में बटे थे। इस सभ्यता में प्रत्येक आवासीय भवन के बीच में एक आंगन होता था। घरों के दरवाजे एवं खिड़कियां मुख्य सड़क में न खुलकर गलियों में खुलती थीं, लेकिन इसके कुछ अपवाद हैं। धौलावीरा में 3 टीलों की संकल्पना की गई है, जबकि लोथल और सुरकोटदा तथा सुतकांगेडोर में केवल एक ही टीला है। हड़प्पा शहर के बाहर किलेबंदी की संकल्पना है, लेकिन पूरी सभ्यता में चनहूदड़ों एकमात्र ऐसा नगर था जो दुर्गीकृत नहीं था। नंबर 2. हड़प्पा में नालियां। हड़प्पा में नाली व्यवस्था काफी बेहतर है। यहाँ बड़ी बड़ी तथा ढकी हुई नालियां बनाई गई हैं। नालियों के निर्माण में पक्की ईंट, चूना तथा जिप्सम का प्रयोग किया गया है। नालियां इतनी बेहतर हैं कि कूड़े की सफाई के लिए उनमें मेन होल सोख्ता बनाया गया था। प्रत्येक घरों का पानी सुव्यवस्थित नालियों के माध्यम से सड़कों की मुख्य नाली तक आता था। जल निकास प्रणाली केवल शहरों तक सीमित न होकर छोटी बस्तियों में भी थी। हड़प्पा संस्कृति के लोगों ने स्वास्थ्य और सफाई को अत्यधिक महत्व दिया। नंबर 3. हड़प्पा में आवास। हड़प्पा वासियों द्वारा आवासों का निर्माण उपयोगितावादी दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए किया गया था, क्योंकि प्रत्येक आवास में भौतिक सुख सुविधा का ध्यान रखा गया था। घर 1 मंजिला, 2 मंजिला तथा कहीं कहीं बहुमंजिला भी बनाए गए थे। घरों के निर्माण में पक्की ईंटों का व्यापक प्रयोग किया गया है। प्रत्येक घर में रसोई, आंगन, स्नानागार, कुआं, शौचालय आदि निर्मित किए गए थे। जी. प्रमुख नगर। प्रायः प्रतियोगी परीक्षाओं में हड़प्पाकालीन प्रमुख नगरों के स्थान किस नदी के किनारे बसे थे तथा कब और किसने वहां का उत्खनन कार्य कराया पर प्रश्न बना करते हैं, अतः आगे आने वाले तथ्यों को ध्यानपूर्वक याद करने का प्रयास करें। हड़प्पा संस्कृति के 1500 स्थलों में केवल 7 स्थलों को ही नगरों की संज्ञा दी गई है, जो कि निम्नवत हैं। नंबर 1 हड़प्पा, नंबर 2 मोहनजोदड़ो, नंबर 3 चनहूदड़ो, नंबर 4 लोथल, नंबर 5 कालीबंगा, नंबर 6 बनवाली, नंबर 7 धौलावीरा। नंबर 1 हड़प्पा। यह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मांटगोमरी, आधुनिक शाहीवाल
जिले में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित था। इसका सर्वप्रथम उल्लेख 1826 ईस्वी में चार्ल्स मेसन ने किया, लेकिन इसकी खोज भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक जॉन मार्शल के निर्देशन में 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने की। हड़प्पा नगर क्षेत्रफल की दृष्टि से सिंधु सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा स्थल है। यह करीब 5 वर्ग किलोमीटर अथवा 150 हेक्टेयर में फैला हुआ था। इसके दुर्ग के टीले को एबी नाम दिया गया है। दुर्ग के बाहर उत्तर दिशा में स्थित लगभग 6 मीटर ऊंचे टीले को एफ नाम दिया गया है। इस पर अन्नागार, अनाज कूटने के वृत्ताकार चबूतरे और श्रमिक आवास के साक्ष्य मिले हैं। इसी नगर क्षेत्र के दक्षिण में एक कब्रिस्तान मिला है, जिसे समाधि R37 का नाम दिया गया है। नंबर 2, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो वर्तमान पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित था। यह सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल एवं जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा नगर था। यह नगर करीब 250 हेक्टेयर क्षेत्रफल में फैला हुआ था। मोहनजोदड़ो को प्रेतों का टीला या मृतकों का टीला कहा जाता है। इसे सिंधु बाग भी कहा जाता है। इसकी खोज राखलदास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में की। मोहनजोदड़ो के दुर्ग टीले पर कुषाण काल का स्तूप बना होने के कारण इसे स्तूप टीला भी कहते हैं। मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल विशाल स्नानागार है। इसका जलाशय दुर्ग टीले में है। इस विशाल स्नानागार का प्रयोग सार्वजनिक रूप से धर्मानुष्ठान संबंधी स्नान के लिए होता था। इस विशाल स्नानागार को मार्शल ने तत्कालीन विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण बताया है। अन्नागार या अन्न कोठार को व्हीलर महोदय ने मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत बताया। मोहनजोदड़ो से कांसे की नर्तकी की मूर्ति तथा 21 मानव कंकाल प्राप्त हुए, जिनमें नर्तकी की मूर्ति महत्वपूर्ण है। पिग्गट ने हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो को एक ही साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। नंबर 3, चनहूदड़ो। सिंधु नदी के बाएं तट पर स्थित इस नगर की खोज 1931 ईस्वी में एनजी मजूमदार ने की। चनहूदड़ो में सिंधु सभ्यता के पतन के बाद झूकर तथा झांगर संस्कृति का विकास हुआ। इसी नगर में मैके द्वारा मन के बनाने का कारखाना खोजा गया। यहाँ से 3 घड़ियाल तथा 2 मछलियों के अंकन वाली मुद्रा प्राप्त हुई। यह सभ्यता का एकमात्र स्थल है जहाँ से वक्राकार ईंटें प्राप्त हुई हैं। यहाँ से सौंदर्य प्रसाधन जैसे लिपस्टिक, काजल, कंघा, उस्तरा आदि के प्रमाण मिले हैं। चनहूदड़ो में मिट्टी की पाइपनुमा नालियों का इस्तेमाल किया जाता था। नंबर 4, लोथल। लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो कहे जाने वाले इस नगर की खोज 1954 ईस्वी में SR राव द्वारा की गई। यह गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। लोथल के पूर्वी भाग में एक गोदीवाड़ा अर्थात डॉकयार्ड का साक्ष्य मिला है, जिससे जहाज आते जाते थे। यह एक बंदरगाह था। यहाँ से फारस की खाड़ी की गोल मोहरें भी मिली हैं। लोथल से चनहूदड़ो के तरह की मनके बनाने का कारखाना मिला है। यहाँ से आटा पीसने की पत्थर की चक्की के 2 पार्ट भी मिले हैं। इसी प्रकार लोथल से 3 युगल समाधियों के साक्ष्य मिले हैं, जिसके कारण यहाँ सती प्रथा विद्यमान होने का अनुमान लगाया जा सकता है। नंबर 5, कालीबंगा। राजस्थान के गंगानगर जिले में स्थित कालीबंगा नगर की खोज सन 1951 ईस्वी में अमलानंद घोष ने की। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ काले रंग की चूड़ियां होती हैं। यहाँ से प्राप्त प्रमाणों में सबसे महत्वपूर्ण हल से जुते हुए खेत का साक्ष्य है, जिसकी जुताई आड़ी तिरछी की गई थी, जिससे 2 फसलों का एक साथ बोए जाने का अनुमान लगाया जाता है। इसके अतिरिक्त यहाँ से युगल शवाधान के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। इसी क्रम में भूकंप के प्राचीनतम साक्ष्य यहीं से प्राप्त हुए हैं।
यहाँ एक बच्चे की खोपड़ी में 6 छिद्र किया गया था। इससे शल्य क्रिया का प्राचीनतम उदाहरण माना जा सकता है। नंबर 6, बनवाली। हरियाणा के हिसार जिले में सरस्वती नदी के किनारे स्थित इस नगर की खोज सन 1974 ईस्वी में R.S. विष्ट ने की। यहाँ से मिट्टी का बना हल तथा बढ़िया किस्म का जौ प्राप्त हुआ। बनवाली में सिंधु सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता जल निकास प्रणाली का अभाव था। यहाँ से प्राक हड़प्पा, हड़प्पा तथा हड़प्पोत्तर काल के प्रमाण मिले हैं। नंबर 7, धौलावीरा। धौलावीरा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। 1967-68 ईस्वी में J.P. जोशी के द्वारा धौलावीरा के सैंधव टीलों की खोज की गई। 1990 से R.S. विष्ट द्वारा यहाँ उत्खनन कार्य प्रारंभ कराया गया। धौला का अर्थ सफेद तथा वीरा का अर्थ कुआं है। इसके टीले पर एक पुराना कुआं होने के कारण इसका नाम धौलावीरा पड़ गया। यह भारत में स्थित हड़प्पा सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा नगर है, जबकि राखीगढ़ी भारत में हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है। हड़प्पा सभ्यता में मुख्य रूप से नगर 2 भागों में बटे थे, जबकि धौलावीरा में नगर 3 भागों नंबर 1 दुर्ग, नंबर 2 मध्य भाग तथा नंबर 3 निचला भाग में विभाजित किया गया था। यहाँ से प्राप्त अवशेषों में पॉलिशदार श्वेत पाषाण खंड नेवले की पत्थर की मूर्ति है। इसके अलावा धौलावीरा से हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र स्टेडियम प्राप्त हुआ। धौलावीरा का सबसे आश्चर्यजनक यहाँ का विशाल जलाशय है। यहाँ के लोगों ने बांध बनाए और जलाशयों में जल संग्रहित किया। जल संरक्षण की तकनीक यहाँ के निवासी जानते थे। धौलावीरा के मेन गेट से एक साइन बोर्ड मिला है। इस लेख के वर्ण किसी भी हड़प्पाई नगर से अब तक के प्राप्त लिखावट के सबसे बड़े नमूने हैं। H, सिंधु सभ्यता की विशेषताएं। सिंधु सभ्यता की विशेषताओं का अध्ययन हम निम्न आधारों पर करेंगे। नंबर 1, राजनीतिक संगठन। नंबर 2, सामाजिक संगठन। नंबर 3, आर्थिक जीवन। नंबर 4, सैंधव कला। नंबर 5, धार्मिक जीवन। नंबर 1, राजनीतिक संगठन। सिंधु सभ्यता के नगरों के विषय में लिखित साक्ष्यों के अभाव में हम इस संबंध में केवल अनुमान ही लगा सकते हैं। समकालीन मिस्र एवं मेसोपोटामिया सभ्यता के विपरीत यहाँ किसी मंदिर के अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि यहाँ पुरोहितों का शासन नहीं था, लेकिन प्रसिद्ध इतिहासकार A.L. बाशम और पिग्गट महोदय यहाँ पुरोहितों का शासन मानते हैं। पिग्गट के अनुसार हड़प्पा और मोहनजोदड़ो 2 जुड़वा राजधानियां थीं, जहां से सभ्यता का शासन नियंत्रित किया जाता था, लेकिन अब इस मत को नहीं माना जाता। सबसे लोकप्रिय मत यह है कि शिल्पी और व्यापारी राजनीति के केंद्र में थे। क्योंकि सभ्यता व्यापार प्रधान थी, शहरों में निश्चित ही नगरपालिका जैसी व्यवस्थाएं रही होंगी। जब तक लिपि का सर्वसम्मत ज्ञान न हो जाए, तब तक स्पष्ट रूप से राजनीतिक संगठन के विषय में कुछ नहीं कहा जा सकता है। नंबर 2, सामाजिक संगठन। सिंधु सभ्यता में समाज 4 वर्गों योद्धा, विद्वान, व्यापारी एवं कामगार में विभाजित था, जिनमें एक विशिष्ट वर्ग था जो दुर्ग से जुड़ा होता था, 2 वर्ग खुशहाल, मध्यम वर्ग तथा तीसरा कमजोर वर्ग होता था, जिनमें कमजोर वर्ग नगर के निचले हिस्से में रहता था। इस बात की संभावना व्यक्त की गई है कि दुर्ग में निवास करने वाले लोग पुरोहित वर्ग या प्रशासनिक वर्ग के तथा नगर क्षेत्र में रहने वाले लोग व्यापारी, अधिकारी, सैनिक एवं शिल्पी थे। इस सभ्यता में दास प्रथा का प्रचलन था। स्त्रियों की दशा संभवतः अच्छी थी। सैंधव समाज मातृ प्रधान था, लेकिन लोथल से 3 युगल शवाधान एवं कालीबंगा से 1 युगल शवाधान मिलने से विद्वानों ने यहाँ सती प्रथा के प्रचलन का अनुमान लगाया है। यद्यपि इस संदर्भ में निश्चित तौर पर
कुछ नहीं कहा जा सकता। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में नौसारो नामक स्थान से स्त्रियों की मांग में सिंदूर लगाए जाने के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। यह प्रथा आज तक भारत में प्रचलित है। इस सभ्यता के निवासी भोजन के रूप में शाकाहारी तथा मांसाहारी दोनों प्रकार का भोजन करते थे। आभूषणों में सोने, चांदी तथा माणिक्य के आभूषण बनाए जाते थे। हाथी दांत तथा शंख का उपयोग अलंकरण तथा चूड़ियां बनाने के लिए किया जाता था। मृद भांडों पर स्त्री तथा पुरुष दोनों को आभूषण पहने हुए दिखाया गया है। इस सभ्यता में प्रचलित मनोरंजन के साधनों के अंतर्गत पासे का खेल, शिकार और नृत्य आते हैं। हड़प्पाई लोग मुख्य रूप से 3 प्रकार के शवदाह पद्धतियों, पूर्ण समाधि, आंशिक समाधि तथा शवदाह पद्धति अपनाते थे। नंबर 3, आर्थिक जीवन। हड़प्पावासी विभिन्न प्रकार के आर्थिक क्रियाकलाप में संलग्न थे, जिन्हें निम्न बिंदुओं के तहत देखा जा सकता है। ए. कृषि, बी. पशुपालन, सी. शिल्प एवं उद्योग धंधे, डी. व्यापार और वाणिज्य। ए. कृषि। कृषि के अंतर्गत सैंधो सभ्यता के लोग नवंबर-दिसंबर में फसल बोते थे एवं मार्च या अप्रैल में काटते थे। विद्वानों के अनुसार हड़प्पाई लोगों को कुल 9 फसलें ज्ञात थीं, जिनमें गेहूं की 3 किस्में, जौ की 2 किस्में, कपास, खजूर, तरबूज, मटर, राई, सरसों और तिल थीं। लोथल से चावल के अवशेष एवं रंगपुर से धान की भूसी प्राप्त हुई है। मेहरगढ़ से प्राप्त कपास का साक्ष्य संसार में कपास का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य है, जो कि सैंधो लोगों की मूल फसल थी। इसी कारण से यूनानी लोग सिंध क्षेत्र को सिंडन कहते थे। हड़प्पाइयों द्वारा कृषि कार्य में हल का प्रयोग किया गया था। कालीबंगा से जुते हुए खेत के निशान तथा बनावली से मिट्टी के हल का नमूना प्राप्त हुआ है। हड़प्पा सभ्यता में लोग मुख्य रूप से सिंचाई के लिए नदियों पर निर्भर थे। हालांकि कई स्थानों पर कृत्रिम सिंचाई के साक्ष्य भी मिले हैं। अफगानिस्तान स्थित शोर्तघई से नहर के साक्ष्य तथा धौलावीरा से बेहतर जल प्रबंधन के साक्ष्य मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता में बड़े अन्नागार मिले हैं, जिससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस समय अनाज संभवतः कर के रूप में वसूला जाता था। बी. पशुपालन। सिंधु सभ्यता के लोग कई तरह के पशु पालते थे, जिनमें प्रमुख रूप से एक कूबड़ वाला बैल, गाय, बकरी, बैल आदि थे। इन सभी में सैंधववासी लोगों को कूबड़ वाला बैल अधिक प्रिय था। घोड़े की हड्डियां लोथल, सुरकोटदा, कालीबंगा आदि स्थलों से प्राप्त हुई हैं। इस काल में गाय के प्रमाण भी मिले हैं, लेकिन गाय, घोड़े तथा ऊंट का अंकन मृन मूर्तियों या मृद भांडों आदि पर नहीं हुआ है। नोट: प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रायः घोड़े पर प्रश्न बना करता है, अतः यहाँ पर उल्लेखनीय है कि हड़प्पाइयों को घोड़े का ज्ञान नहीं था, अतः ये सभ्यता अश्वप्रधान नहीं थी। कुछ स्थानों से घोड़े के साक्ष्य दिखाने का प्रयास किया गया है, लेकिन विद्वानों का बहुमत घोड़े की इन विशेषताओं को उत्खनन के ऊपरी चरण का मानता है। घोड़ा मूल सभ्यतावासियों की विशेषता नहीं थी। सी. शिल्प एवं उद्योग धंधे। इसका अध्ययन हम निम्न बिंदुओं के माध्यम से करेंगे। नंबर 1, वस्त्र उद्योग। हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्रमुख उद्योग वस्त्र उद्योग था। इस समय सूत की कताई तथा सूती वस्त्रों की बुनाई के धंधे अत्यंत विकसित थे। इसका प्रमाण मोहनजोदड़ो से मिलता है। यहाँ से मजीठ रंग से लाल रंग में रंगे हुए लाल कपड़े के अवशेष चांदी के बर्तन में पाए गए हैं। इसी स्थान से तांबे के 2 उपकरणों में लिपटा हुआ सूती कपड़ा एवं सूती धागे भी प्राप्त हुए हैं। नंबर 2, धातु संबंधी व्यवसाय। हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी, अतः हड़प्पावासी कांसे के निर्माण और प्रयोग से भली भांति परिचित थे। तांबा और टिन को मिलाकर कांसा बनाया जाता है। इस समय तांबा खेतड़ी राजस्थान की खानों तथा बलूचिस्तान से मंगाया जाता था। इसी प्रकार टिन अफगानिस्तान से, चांदी ईरान से तथा सोना कोलार कर्नाटक से
मंगाया जाता था। यहाँ पर यह उल्लेखनीय है कि उन्हें लोहे का ज्ञान नहीं था। नंबर 3, मनका व्यवसाय। मनकाकारी काफी महत्वपूर्ण व्यवसाय थी। पक्की मिट्टी के साथ साथ मनके कई पदार्थों से बनाए जाते थे। विविध प्रकार के कीमती पत्थरों जैसे कार्नेलियम, जैस्पर, स्फटिक, क्वार्ट्ज, सेलखड़ी आदि के साथ साथ तांबा, कांसा, पीतल तथा सोने के भी मनके बनाए जाते थे। नंबर 4, मुहर निर्माण। कई पदार्थों से मिलकर मुहर निर्माण हड़प्पाइयों का एक महत्वपूर्ण व्यवसाय था, लेकिन सर्वाधिक मानक तथा महत्वपूर्ण मोहरें सेलखड़ी से बनाई जाती थीं। हड़प्पाई मोहरों का आकार मुख्यतः वर्गाकार तथा आयताकार था। यहाँ पर यह उल्लेखनीय है कि मेसोपोटामिया की मोहरें बेलनाकार होती थीं। नंबर 5, अन्य व्यवसाय। अन्य व्यवसायों में मृदभांड निर्माण तथा ईंट का निर्माण प्रमुख था। तत्कालीन समय में ईंट 4:2:1 के आकार में होती थी। इस सभ्यता के मृदभांड चिकने और चमकीले होते थे। डी, व्यापार और वाणिज्य। हड़प्पावासी देशी तथा विदेशी दोनों व्यापार में संलग्न थे। यहाँ के लोगों के जीवन में व्यापार और वाणिज्य का बड़ा महत्व था, जिसकी पुष्टि हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल से प्राप्त अन्य कोठारों तथा बड़े पैमाने पर मिट्टी की मोहरों की प्राप्ति से होती है। हड़प्पा के लोग सिंधु सभ्यता क्षेत्र के भीतर पत्थर, धातु, हड्डी आदि का व्यापार करते थे। इस समय धातु के सिक्कों का प्रचलन नहीं था, बल्कि सारा आदान प्रदान वस्तु विनिमय पर आधारित था। हड़प्पावासी तौलने तथा मापने के ज्ञान से परिचित थे। माप के लिए फुट तथा घन का प्रयोग करते थे। लोथल से कांसे का एक स्केल प्राप्त हुआ है, जो उनके मापने के ज्ञान का परिचायक है। इसी प्रकार मोहनजोदड़ो से धातु के तराजू मिले हैं। उनके बाट 16x16 के गुणज में बने हैं। संपूर्ण हड़प्पा सभ्यता में बाँट तथा माप में एक रूपता पाई जाती है, जो यह प्रदर्शित करता है कि समग्र सभ्यतावासी एक ही प्रकार के आर्थिक तंत्र के माध्यम से जुड़े हुए थे। हड़प्पा सभ्यता के काल में पोत निर्माण एवं नावों द्वारा समुद्री व्यापार होने की पुष्टि लोथल से प्राप्त बंदरगाह से होती है। लोथल के साथ साथ नागेश्वर, प्रभासपाटन एवं भगतराव को भी बंदरगाह के रूप में पहचाना गया है। हड़प्पा सभ्यता के नगरों का मध्य एवं पश्चिम एशिया के देशों के साथ घनिष्ठ व्यापारिक संबंध था। अफगानिस्तान, फारस की खाड़ी क्षेत्र में स्थित देशों ईरान और इराक से व्यापारिक संपर्क के प्रमाण मिलते हैं। लाजवर्द मणि एवं चांदी अफगानिस्तान से आयात की जाती थी। ईरान से फिरोजा, टिन तथा चांदी आयात की जाती थी। निर्यात की जाने वाली वस्तुओं में सूती वस्त्र, हाथी दांत की बनी हुई वस्तुएं एवं इमारती लकड़ी आदि प्रमुख थे। मेसोपोटामिया से सिंधु सभ्यता के नगरों द्वारा आयातित वस्तुओं में मोहनजोदड़ो से प्राप्त हरिताभ रंग का क्लोराइट प्रस्तर का टुकड़ा एवं हड़प्पा से मेसोपोटामिया के खानेदार मनके मिले हैं। मोहनजोदड़ो तथा आलमगीरपुर से मेसोपोटामिया की बेलनाकार मुहर प्राप्त हुई है, जबकि लोथल से फारस की खाड़ी की गोलाकार मुहर प्राप्त हुई है। इसी प्रकार मेसोपोटामिया से हड़प्पाई आयताकार मुहरें प्राप्त हुई हैं। नंबर 4, सैंधव कला। उत्खनन से हड़प्पाइयों के तमाम कलात्मक अभिरुचियों पर प्रकाश पड़ता है। सैंधवकालीन सभ्यता के अंतर्गत धातु एवं मृड मूर्तियों का प्रमुख रूप से उल्लेख मिलता है। इसके अतिरिक्त सैंधवकालीन कला से मुहरों, मनके और मृद भांडों का भी प्रमाण मिलता है। सैंधव कला का विस्तृत अध्ययन हम निम्न आधारों पर करेंगे। ए, धातु मूर्तियां, बी, प्रस्तर मूर्तियां, सी, मृण मूर्तियां, डी, मुहरें, ई, ताम्र पट्टिकाएं, एफ, मनके, जी, मृदभांड, एच, लिपि।
ए. धातु मूर्तियां. हड़प्पा के कई स्थलों से तांबा, पीतल तथा कांसे की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं. सैंधवकालीन धातु मूर्तियां मधुचिष्ट विधि या लुप्त मोम की प्रक्रिया से बनाई जाती थीं. इस प्रक्रिया से बनाई गई मूर्तियों के अंतर्गत मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की कांस्य प्रतिमा अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है. इसका बायां हाथ कमर पर है तथा दाहिना हाथ चूड़ियों से लदा हुआ है. इसके अतिरिक्त प्राप्त मूर्तियों के अंतर्गत लोथल से प्राप्त तांबे का कुत्ता, दैमाबाद से प्राप्त कांसे का रथ तथा चनहूदड़ों से बैलगाड़ी आदि प्रमुख है. बी. प्रस्तर मूर्तियां. मोहनजोदड़ो से सबसे ज्यादा 1 दर्जन प्रस्तर मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, जबकि हड़प्पा से 3 प्रस्तर मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, जिनमें अधिकांशतः खंडित हैं. मोहनजोदड़ो से प्राप्त 12 प्रस्तर मूर्तियों में से 5 गढ़ी वाले टीले के HR क्षेत्र से मिली हैं. इसी प्रकार डीके क्षेत्र से 25 सेंटीमीटर ऊंची चूना पत्थर की बनी हुई भेड़ और हाथी की संयुक्त मूर्ति मिली है. हड़प्पा से प्राप्त 3 मूर्तियों में से एक मूर्ति नृत्यरत नवयुवक की मानी जाती है. सी. मृन मूर्तियां. हड़प्पा के तमाम स्थलों से मिट्टी की कई मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, जिनमें पुरुषों, नारियों तथा पशु पक्षियों की मृन मूर्तियां प्राप्त हुईं, जिनका निर्माण चिकोटी विधि से किया जाता था. पशुओं की मृन मूर्तियों में बैल, बकरा, भैंसा, भेंड़ा, कुत्ता, बाघ, हाथी, भालू, सुअर, खरगोश, बंदर, गैंडा आदि. यहाँ पर यह आश्चर्य की बात है कि गाय की मृन मूर्तियां नहीं प्राप्त हुई हैं. पक्षियों की मृन मूर्तियों में मोर, तोता, मुर्गा, कबूतर, गौरैया, बत्तख, उल्लू, चील आदि. मछली, सर्प, कछुआ, गिलहरी, घड़ियाल आदि की भी मृन मूर्तियां प्राप्त हुई हैं. विभिन्न प्रकार के खिलौने, सीटी आदि की भी मृन मूर्तियां प्राप्त हुई हैं. पाकिस्तान के चोलिस्तान तथा बनवाली से मिट्टी के हल का मॉडल प्राप्त हुआ है. डी. मुहरें. इस काल में मुहरें प्रमुख रूप से सेल खड़ी की बनी होती थीं, लेकिन इसके अलावा कांचली मिट्टी, गोमेद तथा चट से बनी हुई मुहरें भी प्राप्त हुई हैं. इन मुहरों का उपयोग व्यापारिक वस्तुओं की गांठों पर छाप लगाने के लिए होता था. इस काल की मुहरों पर एक श्रृंगी पशु, कुबड़ वाला बैल, हाथी, भैंसा आदि अंकित हैं. इनमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव की मुहर विशेष प्रसिद्ध है, जिस पर एक त्रिमुखी पुरुष को एक चौकी पर पद्मासन मुद्रा में बैठे हुए दिखाया गया है, जिसके दाहिने ओर एक हाथी तथा एक बाघ और बाईं ओर एक गैंडा तथा एक भैंसा और उसके नीचे 2 हिरन खड़े हुए हैं. मार्शल महोदय ने इसे शिव का आदि रूप कहा है. ई. ताम्र पट्टिकाएं. मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा से कई ताम्र पट्टिकाएं मिली हैं, जिन पर एक तरफ मुद्रा लेख तो दूसरी तरफ सैंधव मोहरों पर मिलने वाले प्रतीक बने हुए हैं. एफ. मनके. सेल खड़ी, गोमेद, शंख, सीप, हाथीदांत, मिट्टी, सोने चांदी, तांबे पर निर्मित ढोलाकार, अंडाकार, अर्धवृत्ताकार आदि आकृति के मनके मिले हैं. चनहूदड़ों तथा लोथल से मनके बनाने के कारखाने प्राप्त हुए हैं. सर्वाधिक संख्या में सेल खड़ी पत्थर के मनके प्राप्त हुए हैं. जी. मृदभांड. सिंधु सभ्यता में अधिकांश मृदभांड लाल अथवा गुलाबी रंग के प्राप्त हुए हैं, जिन पर प्रायः काले रंग का अलंकरण किया गया है. मृदभांडों पर हड़प्पन लिपि मिलती है. लोथल से प्राप्त एक मृदभांड में एक वृक्ष पर मुंह में मछली पकड़े हुए एक चिड़िया को दर्शाया गया है तथा नीचे एक लोमड़ी का चित्र है, जो कि पंचतंत्र की प्रसिद्ध कथा चालाक लोमड़ी को दर्शाता है. एच. हड़प्पाई लिपि. यह लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है. विद्वान इसे भावचित्रात्मक कहते हैं. सैंधव लिपि का ज्ञान मुख्यतः मोहरों पर मिलता है.
इसके अतिरिक्त मृद भांडों, कुल्हाड़ियों एवं ताम्र गुटिकाओं पर भी लिपियों के प्रमाण हैं। सैंधव लिपि में सबसे ज्यादा यू अक्षर के चित्र तथा मछली के चित्र का प्रयोग किया गया है। यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी, लेकिन जब अभिलेख एक से अधिक पंक्तियों का होता था तो पहली पंक्ति दाईं से बाईं तथा दूसरी पंक्ति बाईं से दाईं ओर लिखी जाती थी, जिसको बूस्ट्रोफेडन पद्धति कहा गया। इस लिपि के 400 से अधिक अक्षर प्राप्त हुए हैं। इसके पढ़े न जाने का प्रमुख कारण यह है कि अभी तक इस लिपि के साथ किसी ज्ञात लिपि का दुभाषिया लेख प्राप्त नहीं हुआ है। सबसे बड़ी लिपि धौलावीरा से प्राप्त साइन बोर्ड पर मिली है। नंबर 5, धार्मिक जीवन। किसी भी धर्म के दो पक्ष होते हैं, आंतरिक तथा बाहरी। आंतरिक पक्ष से व्यक्ति के धार्मिक चिंतन पर प्रकाश पड़ता है, तो बाहरी पक्ष में व्यक्ति अपने धर्म को विभिन्न प्रतीकों, मंदिर, मस्जिद, चर्च आदि के माध्यम से अभिव्यक्ति देता है। लिपि नहीं पढ़े जाने के कारण हड़प्पाइयों के धर्म के आंतरिक पक्ष को स्पष्टता से नहीं बताया जा सका, लेकिन उत्खनन के साक्ष्य द्वारा विद्वानों ने हड़प्पाइयों के कई पूजा पद्धतियों का अनुमान लगाया है। अतः सैंधवकालीन धार्मिक जीवन का अध्ययन हम 2 चरणों में करेंगे। ए, पूजा, बी, अंत्येष्टि संस्कार। ए, पूजा। सैंधवकालीन पूजा के अंतर्गत पूजा के निम्नलिखित स्वरूपों का वर्णन मिलता है। नंबर 1, मातृदेवी की पूजा। नंबर 2, पशुपति की पूजा। नंबर 3, लिंग एवं योनि की पूजा। नंबर 4, पशु पूजा। नंबर 5, नाग पूजा। नंबर 6, वृक्ष पूजा। नंबर 7, मूर्ति पूजा। नंबर 8, सूर्य पूजा। नंबर 9, अग्नि पूजा। नंबर 10, सामूहिक स्नान। नंबर 11, भूत प्रेत संबंधी विश्वास। नंबर 12, योग। नंबर 1, मातृदेवी की पूजा। सैंधव सभ्यता में मातृशक्ति की पूजा सर्वप्रधान थी, जिसके अंतर्गत सबसे अधिक नारी की मृन मूर्तियां प्राप्त हुईं। इसी क्रम में हड़प्पा से प्राप्त एक आयताकार मुहर में स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ एक पौधा दिखाया गया है, जो कि संभवतः पृथ्वी देवी की प्रतिमा होने का प्रमाण है। सैंधव सभ्यता में मातृदेवी की उपासना संभवतः सिंध और पंजाब के क्षेत्रों तक ही सीमित थी, क्योंकि राजस्थान और गुजरात के क्षेत्रों से नारी मृन मूर्तियां अभी तक प्राप्त नहीं हुई हैं। जहां मिली भी हैं तो बहुत कम। नंबर 2, पशुपति पूजा। मोहनजोदड़ो से जॉन मार्शल ने एक मुहर प्राप्त की थी। इस पर एक देवता को चित्रित किया गया है, जिसके 3 मुख तथा 3 सींग हैं। ये पालथी मारे हुए हैं तथा चारों ओर से जानवरों से घिरा है। देवता के दाहिने तरफ 2 जानवर, बाघ तथा हाथी हैं तथा बाईं तरफ गैंडा तथा बैल हैं। पैर के पास 2 हिरन बने हैं। विद्वान इसे हिंदू देवता शिव मानते हैं। कुछ स्थलों से पत्थरों के लिंग जैसी आकृतियां मिली हैं। इस आधार पर शिवलिंग उपासना की भी बात की जाती है। नंबर 3, लिंग एवं योनि पूजा। सैंधवपुरा स्थलों में हड़प्पा, मोहनजोदड़ो तथा लोथल से चमकीले पत्थरों पर निर्मित ऐसे पुरावशेष प्राप्त हुए हैं जिनका समीकरण लिंग से किया गया है। इसी क्रम में कालीबंगा से एक ऐसी मिट्टी की पट्टिका मिली है जिसमें एक साथ लिंग एवं योनि के प्रतीक बने हुए हैं। नंबर 4, पशु पूजा। पशु पूजा का प्रमाण सैंधवकालीन अनेक पुरास्थलों से प्राप्त मुहरों, मुद्रांकनों, ताम्रपट्टों आदि पर पशु अंकन से मिलता है। इसका उत्कृष्ट उदाहरण मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुहर में उत्कीर्ण संश्लिष्ट पशु आकृति है, जिसमें ऊपर के 2 सिर बकरे के हैं तथा नीचे का तीसरा सिर भैंसे का है। इस काल में वृषभ तथा भैंसा पूज्य माने गए थे। नंबर 5, नाग पूजा। पुरातात्विक साक्ष्यों से सिंधु सभ्यता के धार्मिक जीवन में नाग पूजा के प्रचलन का संकेत मिलता है, जिसका उदाहरण मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुद्रा पर
एक देवता के दोनों ओर एक एक नाग बिठाए जाने के अंकन वाला चित्र है। नंबर 6, वृक्ष पूजा। सैंधवकालीन सभ्यता की मोहरों एवं मृद भांडों पर पीपल, बबूल, नीम, नींबू आदि के पौधों का चित्रण मिलता है, जो कि सैंधवकालीन सभ्यता में वृक्ष पूजा के प्रचलन को प्रमाणित करता है। नंबर 7, मूर्ति पूजा। सैंधव सभ्यता में मूर्ति पूजा प्रचलित थी, जिसका उदाहरण मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुहर पर अंकित देवता की आकृति एवं देव प्रतिमाओं के साथ ही साथ अनेक सैंधव पुरास्थलों से उपलब्ध मातृदेवी की मृण मूर्तियां हैं। नंबर 8, सूर्य पूजा। मोहनजोदड़ो से प्राप्त मुहरों, चित्रकारियों तथा मृद भांडों पर स्वस्तिक के प्रतीक प्राप्त हुए हैं, जो हिंदुओं, जैनों और बौद्धों में समान रूप से पवित्र प्रतीक माना जाता है, जो कि सूर्य पूजा से संबंधित है। इस प्रकार सिंधु सभ्यता में सूर्य पूजा के प्रचलन की पुष्टि होती है। नंबर 9, अग्नि पूजा। गुजरात, राजस्थान और हरियाणा के पुरास्थलों से बहुत सी अग्निवेदियां अथवा अग्निकुंड पाए गए हैं, जो कि अग्नि पूजा के प्रचलन को प्रमाणित करते हैं। नंबर 10, सामूहिक स्नानागार। मोहनजोदड़ो के स्नानागार से सामूहिक धार्मिक स्नान की पुष्टि होती है। नंबर 11, भूत प्रेत संबंधी विश्वास। हड़प्पा के कई स्थलों से ताबीज जैसी आकृतियां प्राप्त हुई हैं। इस आधार पर उनके अंधविश्वास तथा भूत प्रेत संबंधी विश्वास पर प्रकाश पड़ता है। नंबर 12, योग। सिंधु सभ्यता में योग का महत्व था। विभिन्न प्रकार के योग आसनों में लोगों को दिखाया गया है। बी, अंत्येष्टि संस्कार। सिंधु सभ्यता के अंत्येष्टि संस्कार की विधियों से उनके पारलौकिक जीवन में विश्वास की पुष्टि होती है। इस काल में संस्कार की 3 विधियां प्रचलन में थीं, जो निम्नवत हैं। नंबर 1, पूर्ण समाधिकरण। नंबर 2, आंशिक समाधिकरण। नंबर 3, दाह संस्कार। नंबर 1, पूर्ण समाधिकरण। सैंधव काल में पूर्ण समाधिकरण अंतिम संस्कार की सबसे प्रचलित विधि थी, जिसके अंतर्गत पूरे मृत शरीर को दफनाया जाता था तथा शव के साथ उनके उपयोग की अन्य वस्तुएं रखी जाती थी, जिससे उनके पारलौकिक जीवन के विश्वास की पुष्टि होती है। इस समय उत्तर दक्षिण दिशा में शव दफनाने की प्रथा मुख्यतया प्रचलित थी। नंबर 2, आंशिक समाधिकरण। समाधिकरण की इस विधि के अंतर्गत मृत शरीर को जंगली जानवरों और पक्षियों के लिए कुछ दिनों के लिए खुला छोड़ दिया जाता था तथा बची हुई हड्डियों तथा कपाल आदि को दफना दिया जाता था। इस समाधि के उदाहरण वहावलपुर के स्थल में मिले हैं। वर्तमान में पारसी समुदाय के लोग इसी प्रकार की अंत्येष्टि क्रिया अपनाते हैं। नंबर 3, दाह संस्कार। इस प्रकार के शवाधान में जलाने के बाद बचे हुए अवशेषों तथा राख को मृद भांडों के अंदर भरकर दफना दिया जाता था। इन कलशों के अंदर मिट्टी के बर्तन, मनके, हाथी दांत के टुकड़े, चूड़ियां तथा पशुओं की अस्थियां पाई गईं, लेकिन सामान्यतः मानव अस्थियां नहीं पाई गईं। इन कलशों को मार्शल तथा मैके ने प्रतीकात्मक समाधियां माना है, लेकिन व्हीलर तथा पिग्गट ने इसे शोकपिट कहा। नंबर 1, हड़प्पा सभ्यता का पतन। सिंधु सभ्यता जिस गति से प्रकाश में आई, वह उसी गति से विनष्ट हो गई। इसके पतन के विद्वानों ने कई कारण बताए हैं, जिनका उल्लेख अग्रवत है। नंबर 1, बाढ़। नंबर 2, आर्यों का आक्रमण। नंबर 3, भूतात्विक परिवर्तन। नंबर 4, विदेशी व्यापार में गतिरोध। नंबर 5, प्रशासनिक शिथिलता। नंबर 6, महामारी। नंबर 7, साधनों का अतिशय उपयोग। नंबर 8, अदृश्य गाज के कारण। नंबर 9, पारिस्थितिकी असंतुलन या जलवायु परिवर्तन। नंबर 1, बाढ़। बाढ़ को सिंधु सभ्यता के पतन का कारण मार्शल ने माना। इनके अनुसार मोहनजोदड़ो में 7 बार बाढ़ आई, क्योंकि इसकी खुदाई से इसके 7 स्तरों का पता चला है। नंबर 2, आर्यों का आक्रमण। व्हीलर, गार्डन, चाइल्ड, मैके, पिग्गट आदि विद्वानों ने सिंधु सभ्यता के पतन का कारण
आर्यों का आक्रमण माना है, परंतु परवर्ती अनुसंधानों ने यह सिद्ध कर दिया है कि सामान्यतः आर्यों के आक्रमण को इस सभ्यता के पतन का कारण नहीं माना जा सकता है। नंबर 3, भूतात्विक परिवर्तन। M.R. साहनी, R.L. राइक्स, जॉर्ज F. डेल्स और H.T. लैम्ब्रिक सिंधु सभ्यता के पतन में भूतात्विक परिवर्तनों को प्रमुख कारण मानते हैं। नंबर 4, विदेशी व्यापार में गतिरोध। इस मत को सन 1995 ईस्वी में W.F. अल्ब्राइट ने प्रस्तुत किया। इन्होंने मेसोपोटामिया के साक्ष्यों के अनुसार सैंधो सभ्यता का अंत लगभग 1750 ईसा पूर्व माना, क्योंकि 2000 ईसा पूर्व के बाद सैंधो सभ्यता में ग्रामीण संस्कृति के लक्षण प्रकट होने लगे थे, जो कि सिंधुवासी लोगों की खराब अर्थव्यवस्था को दर्शाता है। नंबर 5, प्रशासनिक शिथिलता। मार्शल के अनुसार सिंधु सभ्यता के अंतिम चरण में प्रशासनिक शिथिलता के लक्षण दृष्टिगोचर होने लगे थे। इस समय मकान व्यवस्थित ढंग के नहीं थे तथा भवन निर्माण में कच्ची ईंटों का प्रयोग होने लगा था। नंबर 6, महामारी। अमेरिकी इतिहासकार केनेडी ने मलेरिया जैसी किसी महामारी को सिंधु सभ्यता के विनाश का कारण माना है। नंबर 7, साधनों का अतिशय उपयोग। इस मान्यता के अनुसार साधनों के अत्यधिक उपयोग से संसाधन समाप्त हो गए, जिससे हड़प्पा संस्कृति का विनाश हो गया। यह एक आधुनिक परिकल्पना है। नंबर 8, अदृश्य गाज के कारण। इस मत को रूसी विद्वान M. दिमित्रियेव ने माना है। नंबर 9, पारिस्थितिकी असंतुलन या जलवायु परिवर्तन। गुरदीप सिंह तथा फेयर सर्विस जैसे विद्वानों ने सर्वप्रथम यह मत दिया था। वर्तमान में यह सबसे लोकप्रिय मत है। गुरदीप सिंह ने आज के राजस्थान क्षेत्र में पारिस्थितिकी बदलाव संबंधी आंकड़े प्रस्तुत किए हैं। जिस समय हड़प्पा सभ्यता अपने चरम में थी, लोगों ने बारिश के पानी के निकासी के लिए उत्तम प्रबंध किए थे। ऐसा तभी किया जा सकता है जब पर्याप्त बारिश हो। हड़प्पाइयों ने अपने मुहरों तथा मृद भांडों पर हाथी, गैंडा तथा बाघ जैसे जानवरों का अंकन किया है, जो सदा हरित जलवायु के जानवर हैं। आज के भारत पाक के थार क्षेत्र में घग्घर हाकरा क्षेत्र, जहां पर सरस्वती नदी बहती थी, में सैकड़ों हड़प्पाई बस्तियों के साक्ष्य मिले हैं, जबकि आज यहां लोग नहीं रहते। अतः यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि इस हड़प्पाई क्षेत्र में कभी मौसम अनुकूल था, पर्याप्त मात्रा में बारिश होती थी, लेकिन बाद के दिनों में पारिस्थितिकी में असंतुलन हुआ, बारिश में कमी आई, जिससे लोग अन्यत्र क्षेत्रों में प्रवसन कर गए। मई 2012 में अमेरिका के एक शोध संस्थान उड्स होल ओशिनोग्राफिक इंस्टीट्यूट ने सैटेलाइट डाटा का विश्लेषण कर इसी मत की पुष्टि की है। इस रिसर्च संस्थान के प्रमुख वैज्ञानिक ल्यूविड जॉयसन ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि मानसून बारिश में आई कमी के कारण सिंधु घाटी में बहने वाली नदियों के प्रवाह में कमी आई। परिणाम स्वरूप सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ, क्योंकि सभ्यता के लोग कृषि कार्यों के लिए मुख्यतः नदी जल स्रोतों पर निर्भर थे। सिंधु सभ्यता। स्मरणीय तथ्य। नंबर 1, सिंधु सभ्यता का काल कांस्य युगीन सभ्यता का काल माना जाता है। नंबर 2, सिंधु सभ्यता विश्व की सबसे बड़ी सभ्यता है। नंबर 3, सिंधु सभ्यता को नगरीय सभ्यता कहा जाता है। प्रथम नगरीय क्रांति इसी युग से प्रारंभ हुई। नंबर 4, सिंधु सभ्यता नगरीय तथा व्यापार व्यवसाय प्रधान थी। नंबर 5, सैंधव लोग मूर्ति पूजा के समर्थक थे। नंबर 6, हड़प्पा का सबसे पहले 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैनसन ने उल्लेख किया और उत्खनन का कार्य सर्वप्रथम 1921 में दयाराम साहनी ने करवाया था। नंबर 7, 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज किया था। नंबर 8, हड़प्पा रावी नदी के बाएं तट पर स्थित था। नंबर 9, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित था। नंबर 10, मोहनजोदड़ो का सर्वाधिक लोकप्रिय स्मारक बृहत स्नानागार है। नंबर 11, सिंधु सभ्यता काल में
सर्वाधिक प्रचलित ईंटें 4:2:1 आकार की हैं। नंबर 12, चहुंदड़ों की खोज 1931 ईस्वी में एनजी मजूमदार ने की थी। नंबर 13, सुतकांगे डोर की खोज 1927 ईस्वी में ऑरेल स्टाइन ने की थी। नंबर 14, रोपड़ का आधुनिक नाम रूपनगर है। 1950 ईस्वी में इसकी खोज बी लाल ने की थी। नंबर 15, कालीबंगा राजस्थान के गंगानगर जिले में घग्घर नदी के बाएं किनारे पर स्थित था। नंबर 16, सिंधु सभ्यता व्यापार प्रधान थी, परंतु कृषि कार्य प्रमुख उद्यम था। नंबर 17, लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा और साबरमती नदी के संगम तट पर स्थित था। नंबर 18, लोथल में अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह पाया गया है। नंबर 19, विश्व प्रसिद्ध स्नानागार मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। नंबर 20, प्राक हड़प्पा कालीन जुता हुआ खेत कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। नंबर 21, मोहनजोदड़ो से समाधि स्थल नहीं प्राप्त हुए हैं। नंबर 22, R37 नामक समाधि स्थल हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। नंबर 23, सुरकोटदा कालीबंगा एवं लोथल से घोड़े के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नंबर 24, सैंधव काल में सबसे प्रसिद्ध पशु कुबड़दार बैल था। नंबर 25, विश्व प्रसिद्ध कांसे की नर्तकी की मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। नंबर 26, सैंधव काल में मातृसत्तात्मक समाज था। नंबर 27, इस युग में मूर्ति पूजा प्रचलित थी, मातृ उपासना तथा पशुपति की पूजा प्रचलित थी। नंबर 28, मन का निर्माण का कारखाना लोथल एवं चहुंदड़ों में पाया गया है। नंबर 29, सिंधु सभ्यता की वैज्ञानिक तिथि कार्बन तिथि 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक मानी गई है। सिंधु सभ्यता पूछे गए प्रश्न एवं उत्तर। प्रथम स्तर। नंबर 1, हड़प्पा की खुदाई किसने सर्वप्रथम की थी? उत्तर, दयाराम साहनी ने। नंबर 2, हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित था? उत्तर, रावी नदी तट पर। नंबर 3, मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित था? उत्तर, सिंधु नदी तट पर। नंबर 4, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? उत्तर, राखलदास बनर्जी ने। नंबर 5, विश्व प्रसिद्ध स्नानागार किस नगर से मिला है? उत्तर, मोहनजोदड़ो से। नंबर 6, विश्व प्रसिद्ध कांसे की नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है? उत्तर, मोहनजोदड़ो से। नंबर 7, लोथल किस राज्य में था? उत्तर, गुजरात में। नंबर 8, कालीबंगा किस प्रदेश में विद्यमान है? उत्तर, राजस्थान में। नंबर 9, कालीबंगा किस नदी के तट पर था? उत्तर, सरस्वती वर्तमान नाम घग्घर नदी के तट पर। नंबर 10, मातृसत्तात्मक समाज किस युग में था? उत्तर, हड़प्पा काल में। नंबर 11, जुता हुआ खेत किस नगर से मिला है? उत्तर, कालीबंगा से। नंबर 12, मातृ उपासना किस काल में प्रचलित थी? उत्तर, सिंधु सभ्यता काल में। नंबर 13, आलमगीरपुर किस राज्य में था? उत्तर, मेरठ उत्तर प्रदेश में। नंबर 14, उस स्थान का नाम बताइए जिसे कस्बा कहा गया है? उत्तर, रोपड़ रूपनगर। नंबर 15, हड़प्पा काल का सबसे प्रसिद्ध पशु कौन था? उत्तर, ऊबड़ वाला बैल। नंबर 16, घोड़े की हड्डियां कहां से पाई गई हैं? उत्तर, सुरकोटदा लोथल तथा कालीबंगा से। नंबर 17, लोथल की खोज किसने की थी? उत्तर, SR राव ने 1954 में की थी। नंबर 18, भारत की प्रथम नगर क्रांति किस काल में हुई? उत्तर, हड़प्पा काल में। नंबर 19, चित्राक्षर लिपि किस काल की है? उत्तर, हड़प्पा काल की। नंबर 20, चीन की सभ्यता किस नदी के तट पर विकसित हुई? उत्तर, ह्वांग हो। सिंधु सभ्यता पूछे गए प्रश्न एवं उत्तर द्वितीय स्तर। नंबर 1, सिंधु सभ्यता के भवन यानी घर किससे बनाए जाते थे? उत्तर, ईंट से। नंबर 2, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? उत्तर, उचित समतावादी। नंबर 3, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां कैसी थीं?
उत्तर चौड़ी और सीधी। नंबर 4, हड़प्पा की सभ्यता किस युग की थी? उत्तर कांस्य युग की। नंबर 5, बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था? उत्तर चौहूदड़ो। नंबर 6, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? उत्तर हड़प्पा। नंबर 7, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा था? उत्तर अन्नागार। नंबर 8, अपवाह तंत्र का निर्माण सबसे पहले किस सभ्यता के लोगों ने किया था? उत्तर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने। नंबर 9, देवी माता की पूजा किससे संबंधित थी? उत्तर सिंधु घाटी सभ्यता से। नंबर 10, हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन कार्य कब हुआ था? उत्तर 1921 ईस्वी में। नंबर 11, सिंधु सभ्यता काल का पतन नगर कौन सा था? उत्तर लोथल। नंबर 12, सिंधु सभ्यता काल के सुरकोटदा में क्या गाय पालतू जानवर के रूप में विद्यमान थी? उत्तर नहीं। नंबर 13, किस स्थल से प्राक सैंधव युगीन जुता हुआ खेत मिला है? उत्तर कालीबंगा से। नंबर 14, किस स्थल से घोड़े की अस्थियां पाई गई हैं? उत्तर सुरकोटदा से। नंबर 15, सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है? उत्तर आद्य ऐतिहासिक युग से। नंबर 16, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का मुख्य स्रोत क्या था? उत्तर पुरातात्विक खुदाई। नंबर 17, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिलते हैं? उत्तर हड़प्पा संस्कृति में। नंबर 18, हड़प्पा में मिट्टी के रंग पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? उत्तर लाल रंग का। नंबर 19, मूर्ति पूजा का प्रचलन कब से माना जाता है? उत्तर प्राक वैदिक काल। नंबर 20, किस स्थल पर एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी? उत्तर कालीबंगा। नंबर 21, सैंधव सभ्यता का बृहद स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ था? उत्तर मोहनजोदड़ो से। नंबर 22, रंगपुर जहां हड़प्पा कालीन सभ्यता थी कहाँ है? उत्तर गुजरात में। नंबर 23, वह हड़प्पीय नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातात्विक स्थल करता है किस नदी पर स्थित था? उत्तर भोगवा नदी पर। नंबर 24, हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल कहाँ पर स्थित है? उत्तर गुजरात में। नंबर 25, सिंधु घाटी सभ्यता का आर्थिक नगर कौन सा था? उत्तर लोथल गुजरात। नंबर 26, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरा स्थल कौन है? उत्तर राखीगढ़ी। नंबर 27, सिंधु घाटी के लोग मुख्य रूप से किसकी पूजा करते थे? उत्तर मातृ एवं पशुपत पूजा। नंबर 28, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? उत्तर सर जॉन मार्शल। नंबर 29, उस पुरातत्वविद का नाम बताइए जो हड़प्पा के महत्व को नहीं समझ पाया। उत्तर कनिंघम महोदय। नंबर 30, हड़प्पा निवासी किस धातु से परिचित नहीं थे? उत्तर लोहा धातु से। नंबर 31, धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? उत्तर गुजरात में। नंबर 32, हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य कला के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? उत्तर धौलावीरा से। नंबर 33, हड़प्पन स्थल सनौली के अभी हाल में उत्खननों से क्या प्राप्त हुए हैं? उत्तर मानव शवाधान। नंबर 34, वस्त्रों के लिए कपास की खेती सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? उत्तर भारत में। नंबर 35, क्या घोड़े का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर मिलता है? उत्तर नहीं। नंबर 36, मृन्मट्टिका पर उत्कीर्ण सींग युक्त देवता की कृति कहाँ से प्राप्त हुई है? उत्तर कालीबंगा से। नंबर 37, विश्व की कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी? उत्तर मिस्र की सभ्यता। नंबर 38, लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता कौन सी थी? उत्तर सुमेरियन सभ्यता। नंबर 39, हड़प्पा कालीन पशुपति शिव की मुद्रा कहाँ से मिली है? उत्तर मोहनजोदड़ो से। नंबर 40, विश्व प्रसिद्ध कांसे की नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है? उत्तर मोहनजोदड़ो से। नंबर 41, किस पुरा स्थल को स्तूप नगर कहा जाता है? उत्तर मोहनजोदड़ो को। नंबर 42, हड़प्पा कालीन किन पुरा स्थलों से अग्निवेदियां पाई गई हैं? उत्तर कालीबंगा तथा लोथल से। नंबर 43, अंतर्राष्ट्रीय मनका निर्माण का कारखाना कहाँ है?
उत्तर चहूदड़ों एवं लोथल। नंबर 44, आलमगीरपुर किस नदी के तट पर स्थित था? उत्तर हिंडन नदी। नंबर 45, हड़प्पन कालीन किस राज्य से मिस्र की ममी पाई गई है? उत्तर लोथल से। नंबर 46, कहाँ के अभिलेखों में मेलुहा का वर्णन मिलता है? उत्तर मेसोपोटामिया के अभिलेखों में। नंबर 47, सैंधव काल में कैसा समाज था? उत्तर मातृसत्तात्मक समाज। नंबर 48, हड़प्पा काल में कुंभकारों की बस्ती कहाँ पाई जाती है? उत्तर हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो में। नंबर 49, हड़प्पा कालीन सामान्य प्रचलित ईंटों का आकार कैसा था? उत्तर 4:2:1 का।